हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे कि जब हम फील्ड में किसी भी केस को देखने जाते हैं तो उसके डायग्नोसिस के लिए जिस तरह से हम बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर उस पशु का डायग्नोसिस करते हैं, तो ठीक उसी तरह आज मैं आपको ऐसे 2 पॉइंट्स बताऊंगा कि जिसको आपको डायग्नोसिस करते वक्त ध्यान में रखना है, तो आपको डायग्नोसिस में उससे बहुत 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 ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक तो जैसे कि पशु का जो ब्रीडिंग स्टेटस है वो एक बात है, और दूसरी बात जो है जो क्लाइमेट होता है, सीजन या जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, तो ये एक पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगे पशु को डायग्नोसिस करते समय, तो आपको डायग्नोसिस में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो वो कौन से पॉइंट्स है, मतलब इन पॉइंट्स के नीचे क्या दूसरे सब पॉइंट्स आते हैं कि जिसके भरोसे पर हम एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकते हैं और जिससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो पशु का जो ब्रीडिंग स्टेटस होता है या फिर जो उसका रिप्रोडक्टिव स्टेटस होता है, तो उसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि जो आपको डायग्नोसिस करते हुए ध्यान में रखना है, तो आपको बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में आसानी होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें, ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जब हम ओनर से किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ पर अगर पशु फीमेल है यानी कि गाय, भैंस, बकरी है, तो अगर उसकी पार्चुरेशन की हिस्ट्री है या फिर वो प्रेग्नेंट है, तो वो बहुत सारे डिसीज़ की पॉसिबिलिटीज़ को कम करता है या फिर बहुत सारी डिसीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हमें बताता है। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे कि कीटोसिस, अगर हम कीटोसिस की बात करें तो कीटोसिस काउज में और बफेलोज में यानी कि गाय भैंसों में कीटोसिस जो होता है वो अर्ली लैक्टेशन में होता है। तो अगर हिस्ट्री है पशु की लेटेस्ट पार्चुरेशन की, तो वहाँ पर अगर हमें वैसे कुछ साइन दिख रहे हैं तो हम वहाँ पर कीटोसिस के लिए उसको सस्पेक्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हमें सजेस्ट करता है अगर शीप में एडवांस प्रेगनेंसी है तब। अगर पशु ने जस्ट पार्चुरेशन के कुछ दिन बाद खाना पीना बंद कर दिया है या जो उसका डिस्चार्ज म्यूकोपुरुलेंट आ रहा है, वहाँ पर टेम्परेचर है, तो वो हमें सजेस्ट करता है वहाँ पर मेट्राइटिस। अगर पशु में जैसे कि गाय भैंस में रिसेंट पार्चुरेशन की हिस्ट्री है, तो अगर 48 to 70 आवर के दरमियान उस आसपास मिल्क फीवर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये एक पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। जैसे कि बफेलो में अगर ड्राई सीजन है, मतलब कि बफेलो का लेटेस्ट पार्चुरेशन हुआ है और उसे खाने के लिए सिर्फ ड्राई फॉडर है, तो ऐसी कंडीशन में अगर वहाँ पर उसको लाल कलर की यूरिन हो रही है, तो वहाँ पर पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के चांसेस बने रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की, या जिसे हम सीज़न भी कह सकते हैं या फिर क्लाइमेट भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में। तो अगर सडन चेंज हो जाता है इन्वायरमेंट में, तो हमें वहाँ पर कौन से डिसीजेस को एनिमल को सस्पेक्ट करना है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर सडनली इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, तो एचएस और निमोनिया के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर हाई रेनफॉल हुआ है और उसके बाद ड्रॉट हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और उसके बाद अकाल पड़ गया, मतलब कि बारिश ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में पशुओं में कौन से डिसीज़ के लिए हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एंथ्रैक्स और ब्लैक क्वार्टर जैसे डिसीजेस के।
अगर प्रोलॉन्ग ड्रॉट है, मतलब कि बहुत लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर हरी घास नहीं होगी, तो वहाँ पर विटामिन ए और फास्फोरस की डिफिशियंसी होगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम फास्फोरस और विटामिन ए की डिफिशियंसी के लिए एनिमल्स को सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम वहाँ पर हीट स्ट्रोक को सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है, विंडी वेदर है, तो ऐसी कंडीशन में हम हाइपोथर्मिया के लिए एनिमल्स को सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो वहाँ पर पशुओं में ज़्यादातर हमें हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। और जब हाई टेम्परेचर तो है लेकिन ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं तो वो पशु में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से पशुओं में एनीमिया, इमेसिएशन। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पशु को ट्रीट करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है कि पशुओं में बहुत ज़्यादा एंडोपैरासिटिक लोड हो सकता है, तो उस हिसाब से हमें वहाँ पर ट्रीटमेंट करनी होगी। अगर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल है, मतलब कि लंबे समय से बारिश ही चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ज़्यादातर वेक्टर बॉर्न डिसीजेस के शिकार होते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीजेस जैसे कि ट्रिपैनोसोमियासिस है, या फिर जिसे हम सर्रा कहते हैं, या फिर इफिमेरल फीवर के केसेस है जो कि वेक्टर बॉर्न डिसीजेस है। इसके अलावा खास करके अगर शिप है तो वहाँ पर ब्लू टंग, ये डिसीज़ को हम वहाँ पर ज़्यादा देख सकते हैं, मतलब कि ये केसेस हमें फील्ड में उस समय ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम क्लाइमेट को और पशु के ब्रीडिंग स्टेटस को या फिर उसके जो प्रेगनेंसी स्टेटस है उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमें डायग्नोसिस करने में आसानी होगी और हम एक्यूरेट डायग्नोसिस कर सकेंगे। जो और साथ ही में जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उसमें भी हमें आसानी होगी। तो ये छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं ये हमारे बहुत काम आते हैं डायग्नोसिस के वक्त और पशु को ट्रीट करने के वक्त। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।